फवाद चौधरी साहब ये बताएं कि ये कि बात किस हद तक दुरुस्त है कि नरेंद्र मोदी के हवाले से जो इमरान खान ट्वीट्स किया करते थे उनको टैग करके उसके ऊपर बड़ी दरख्वास्तें आती थी कि ये मत किया करें, कि आप नाम लेकर हिंदुत्व आइडियोलॉजी, आरएसएस, हिटलर उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। क्या वाकई इंडिया को इस बात से कुछ उलझन होती थी? ये जाहिर है इमरान खान से बड़ा नैरेटिव बनाने वाला बंदा तो कोई नहीं है। और जब उन्होंने कंपैरिजन शुरू किया नरेंद्र मोदी का हिटलर के साथ, तो वो बड़ा एक वेस्ट में अचानक उसकी तवज्जो जो है उधर आई। और फिर उसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा बीजेपी को तो इनको तो बड़ी तकलीफ रही। और यही वजह है कि वो इमरान खान से बहुत तंग ही रहे। और अभी भी आप देख रहे हैं कि इमरान खान के एक बयान के बाद किस किस्म की कैंपेन्स उनके खिलाफ जो है वो लॉन्च की गई हैं। तो लिहाजा हिंदुस्तान भी समझता है कि पाकिस्तान का अगर वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है तो वो इमरान खान है। और जाहिर है कि उनको इसकी हमेशा जो है वो तकलीफ रही। सही। अच्छा, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खामोशी के ऊपर कुछ लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आखिर क्या है, ऐसा क्या राज छुपा है? आप कैसे उनकी खामोशी की तशरीह करते हैं? कोई राज नहीं है। अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये नहीं कि उन्होंने कभी छुपाया है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तानी ग्रुप मुलव्वस है। और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ज्यादती करता है हिंदुस्तान में ये दहशतगर्दी के ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट करके। ये उन्होंने पब्लिकली अपना हमेशा ये बात जो है वो कही है। फिर वो नरेंद्र मोदी जब आए हैं उनके घर पे उनकी नवासी की शादी पे, उस पे भी नवाज शरीफ साहब बड़े इंडेटेड हैं नरेंद्र मोदी के। और वो समझते हैं कि वो नरेंद्र मोदी तो उनसे ताल्लुकात बनाना चाहते थे। ये तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है जिसने कि हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब रखे हैं। और वो इस मामले में कुछ ज्यादा पढ़ने लिखने के हामी नहीं है। वो समझते हैं कि हमें हिंदुस्तान के सामने अगर हम लेट जाएं तो इससे रीजन में इस्तेकाम आएगा। और वो ये नहीं समझते कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से बराबरी के ऊपर कोई बात करनी चाहिए। ये उनका, मैं ये आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कोई छुपा हुआ स्टांस है। ये ओपन स्टांस है। वो बड़ी दफा ये बात कर चुके हैं ओपनली। अब इशू ये है कि प्रॉब्लम नवाज शरीफ साहब का ये है और मरियम नवाज साहबा का ये है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि हिंदू महासभा क्या थी, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, बीजेपी की जन्म कैसे हुई, और मुसलमानों के बारे में बीजेपी का और हिंदू महासभा का ये जो पाकिस्तान से मुखालफत है, एक्चुअली तो उनकी जो मुसलमानों के खिलाफ एक सारी जदोजहद है, ये उसका एक जो है वो परत है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। और सिर्फ अगर आप लेटने से समझते हैं कि वो अपनी पॉलिटिक्स जो है उनकी वो बदल जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। वो नवाज शरीफ के भी उतने ही खिलाफ हैं जितने कि वो इमरान खान के खिलाफ हैं। और वो जरदारी और बिलावल भुट्टो के भी उतने ही खिलाफ हैं जितने किसी और मुसलमान के खिलाफ हैं। सही। सो ये अच्छा, बात हमें समझने की है। तो मौजूदा सूरत हाल में जब आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की कोई वैल्यू नहीं है, इमरान खान की वैल्यू है जो पीटीआई की क़यादत है, अब जब आप इमरान खान की बात करते हैं और ये सवालात हुकूमत से होते हैं, मैं आपको सुनवा देता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब इस सारे मामले पे वो कहते हैं कि इमरान खान ना तो रिहा होना चाहते हैं ना वो बैठना चाहते हैं। ये सुनें कि क्या कह रहे हैं, बताएं क्या करें उनका। राना साहब कह रहे हैं हम क्या करें उनका, ना वो रिहा होने को तैयार है ना वो बैठने को तैयार है। लेकिन ये बात सीधी है। इमरान खान ने 2 साल जेल में इसलिए तो नहीं गुजारे कि वो हुकूमती शर्तों के ऊपर जो है वो को डील कर लेंगे। वो तो डील तो नहीं करेंगे। जो अच्छा। एंगेजमेंट का तरीका है वो ये है कि आप पहले टेम्परेचर लो करें। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को उसमें जो है वो इनवाइट करें। और वो आके अपनी सजेशंस देंगे, बात करेंगे। इमरान खान नेशनलिस्ट हैं जितना मैं उनको जानता हूँ, और 10 साल से मेरा दिन रात उनके साथ है। इमरान खान कभी भी इज ए नेशनलिस्ट लीडर। और जो इज्जत उनको देनी चाहिए वो हुकूमत उनको दे। सही। अच्छा, हुकूमत जो है वो अपनी शराइत पर खान साहब को लाना चाहती है आपके मुताबिक, और इमरान खान ने 2 साल जेल इसलिए नहीं काटी कि वो हुकूमत की शराइत पर बाहर आएँ और इंगेजमेंट के कुछ रूल्स हैं। अब जो इमरान खान के बाहर आने का दूसरा रास्ता है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, और वो अगर कोई हिकमत अमली अपनाती है। मैं आपको सुनवा देता हूँ, सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्विटर स्पेस सेशन में कुछ गुफ्तगू की है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, मैं ढूंढता रह गया, लोग नहीं थे,
पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कैसी है ये तहरीक इंसाफ की? देखिए, बात यह सच्ची बात यह है कि ये सलमान राजा जो बात कर रहे हैं, ये कसूर उनका तो नहीं है। ये तो इमरान खान साहब का कसूर है, जिन्होंने इस तरह के लोगों को वो जिम्मेदारी दी जिसके वो अहल ही नहीं थे। सेक्रेटरी जनरल जो है आप बनते हैं जब 10-15 साल की कोई पॉलिटिक्स हो, आप पार्टी को समझते हो, जानते हो। यहाँ पे बिल्कुल सही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने चूंकि काडर ख़त्म कर दिया, लोग अवेलेबल नहीं थे, फिर खान साहब ने लोग उन्हीं लोगों में से कुछ लगाना था। लेकिन बात यह है कि आपने जो बदतरीन चॉइसेस थी वो की। उस्मान बुज़दार को एक हम रो रहे थे, आपने पूरी पार्टी बुज़दारों के ऊपर खड़ी कर दी। अब सलमान राजा को तो नहीं कुछ पता कि उसने क्या करना है, क्या बात कहनी है, कहाँ पब्लिक में क्या बात की जाती है, क्या बात जो है वो एक इंटरनल मीटिंग में की जाती है। एहतजाज की अगर आपकी कॉल नहीं है, तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप तो लोगों देखें, पॉलिटिशियंस आर ट्रेटर्स इन होप। अगर आप अपने लोगों को इस तरह से मायूसी कर दें, अभी जो इनकी बातें सुन के तो बिल्कुल सीधा लगता है कि वो तो हथियार ही फेंक चुके हैं और वो तो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं। सो इसके बाद आप पीटीआई से क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उसके लिए क्या इकदामात जो हैं वो कर सकते हैं? ना आपसे अलायंस बन सका, ना आप कह रहे हैं कि कोई तहरीक चल सकती है, ना ही आपके पास कोई ऑल्टरनेट लीगल स्ट्रैटेजी है, टॉक्स की स्ट्रैटेजी कोई आपके पास नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर कोई आपके पास नहीं है। आप जाते हैं, दिल है आपका, आप कनाडा चले जाते हैं, आप लंदन चले जाते हैं, वहाँ छुट्टियां गुजारते हैं, फंडिंग करते हैं, वापस आ जाते हैं और फिर आप इस तरह की टॉक्स करते हैं। सो ये तो देखिए इनके सोचने का काम तो नहीं है, ये तो इमरान खान के या फिर जो पीटीआई के बाकी लोग हैं जो सीरियस पॉलिटिशियंस हैं उनके सोचने का काम है। और ये जो पीटीआई के सरकर्दा लोग हैं जिनको इमरान खान से थोड़ी भी हमदर्दी है, उनको मैं कहता हूं कि वो आगे बढ़े और वो इस किसी स्ट्रेटजी को अपने हाथ में लाएं। अदरवाइज तो इन्होंने तो पार्टी खत्म कर दी है प्रैक्टिकली। लेकिन जब वो मौजूदा सूरत हाल में ये कह रहे हैं कि कॉल दें भी तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, ये क्या वाकई लोग इनकी कॉल पे आपके ख्याल में बाहर नहीं निकलेंगे, या ओवरऑल लोग अब इस बात से मायूस हो चुके हैं कि नहीं, सड़क पर आके कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, या वो इट एंड्स अप इन अ डिज़ास्टर? देखिए ना, बात यह है कि लोग तब निकलते हैं जब आपको कामयाबी की उम्मीद हो। अगर जिस तरह सलमान राजा को खुद ही लग रहा है कि कोई कामयाबी की उम्मीद नहीं है, तो लोग क्यों निकलेंगे? जब डी चौक के ऊपर 26 लोग जो हैं वो शहीद हुए, तो सलमान राजा साहब तो अपनी गाड़ी के ऊपर लाहौर में सैर कर रहे थे और फिर इन्होंने मीटिंग में कहा कि मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकता, अगर मैं अरेस्ट हो गया तो मौलाना फजल रहमान साहब से मुज़ाकरात कौन करेगा? अब वो आप देखिए कि और फिर जो मुज़ाकरात उन्होंने किए उसका हशर भी आपके सामने ही है जो आपने देखा। सो बेसिकली देखें, ये जो है ना तहरीक, ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होती है। लेकिन ना तो इनके पास कोई बैकएंड स्ट्रेटजी है, ना इनके पास कोई तहरीक की स्ट्रेटजी है। लोगों का ये तो नहीं है कि सुबह उठेंगे तो लोग जो है वो लाखों लोग जो है वो जमा हो जाएंगे। लेकिन आपने एक स्ट्रेटजी देनी है ना लोगों को निकालने की। हुकूमत आपके पास है, प्रोविंशियल हुकूमत आपके पास है, वसाइल आपके पास है, और आप सिर्फ जो है वो जाते हैं, अपने केस करते हैं और अल्लाह खैर सल्ला आप पा जाते हैं। कोई और तो कुछ है नहीं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा, ये इनका कसूर नहीं है। ये तो देखिए खान साहब के सोचने की बातें हैं। मैं खान साहब को बड़ा खुला भी कहा था, इन लोगों के साथ शिबली, फराज, सलमान राजा, ये वकास हो गया, ये वो अपना वो आप देखिए रऊफ हसन तो गायब ही हो गए हैं, जब से उनको तनख्वाह मिलना बंद हुई है वो बातें ही नहीं है। तो अब सवाल ये है कि इन लोगों के ऊपर अगर आपने पार्टी चलानी है और सियासी लोगों को आपने बेइज्जत करना है और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनको इंसल्ट करना है, सही। तो फिर जाहिर है पार्टी का क्या सही। मतलब? फाइनली क्विकली कमिंग बैक टू पाकिस्तान इंडिया इशू, अब मौजूदा हुकूमत, आप ये तो कहते हैं ऑल अलोंग के इसके पास मैंडेट नहीं है। 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ था, एक चोरी शुदा मैंडेट आपके मुताबिक उसके तहत बनने वाले वज़ीर आज़म एक ऐसी सूरत हाल में जब हमें अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का और एक्सटर्नल एनिमी का ख़तरा मौजूद है, हुकूमत लड़ पाएगी ये लड़ाई? देखिए जी, बात यह है कि इंडिया के खिलाफ जाहिर है कि पूरी कौम लड़ेगी ही। जब जंग इम्पोज हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया, पहले कहा कि हुकूमत में, एस्टैब्लिशमेंट में कोई हमें सोच नजर नहीं आई कि अगरचे फैसल वाडा ने ये बात की है, दिनेश कुमार
ने ये बात की है, लेकिन इसकी कोई टेकर नजर, यूनिटी की भी कोई जरूरत होती है, या इत्तेहाद भी कोई जरूरी होता है जंगों के लिए। तो ये आई थिंक मैं आप या और लोग जो हैं वो शायद ये सोचते हैं और समझते हैं कि फौज जो है वो तो तब लड़ती है जब कौम उसके पीछे खड़ी हो, और एक मुत्तहिद कौम बड़ी जरूरी है जंग के लिए। सही। लेकिन इस सोच के टेकर हमें हुकूमत में नजर नहीं आता। तो इस सारी सूरत हाल में एक कंपैरिजन हो रहा है कि अब जब ये ख़तरा मौजूद है कि इंडिया कुछ कर देगा, 2019 में क्या हुआ था, और फिर उसके अपने अपने वर्शंस हैं। एक तहरीक इंसाफ का वर्शन है, एक मुस्लिम लीग नून का है कि टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था, कुछ एक्शन ही नहीं लेना चाहते थे, और इसमें इमरान खान का कोई ताल्लुक़ नहीं था, और जो अभिनंदन को छोड़ने का फ़ैसला हुआ था उस पर हमने घुटने टेक दिए थे। आप ज़रा बताएं कि उस वक्त क्या माहौल था और एग्जैक्टली किसका वर्शन आपके ख्याल में दुरुस्त है? ये वर्शन भी टू बी फेयर विद हुकूमत का नहीं है। मैंने खुद शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है वो सुनी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने 2019 में जवाब दिया था वैसे ही हम जो है वो अब जवाब देंगे। इसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि आपने 2019 में देखा था हमने कैसे जवाब दिया, और हम जो है अब भी ऐसे जवाब देंगे। सो 2019 में जो जवाब दिया था उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने और अफवाज ने, खसूसन एयरफोर्स ने टू बी फेयर विद, उसके ऊपर एक यूनानिमिटी है कि हमने इंडिया को धूल चटा दी थी। और यही बात जो है वो इन्होंने एक सियासी तौर के ऊपर अयाज सादिक साहब ने एक दफ़ा ये बात कही थी, और इसीलिए हमें जो है ज़ाहिर है अपने मामलात के में जो है वो एहतियात करनी होती है। उसकी वजह से ये तनकीद हुई और इंडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा के चीज़ें जो है वो पेश की। बट फैक्ट इज़ के एवरी दिस इज़ अ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फैक्ट कि 2019 में जो हमने जवाब दिया पाकिस्तान ने हमले का, वो एक बहुत ही शानदार था। और जिस तरीके से हमने जहाज़ मार गिराया, फिर उसके बाद हमने पायलट को रिहा किया इंटरनेशनल अपील के ऊपर, वो तमाम ही कमेंडेबल इकदाम थे। और पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान का जो दिफाई कैपेबिलिटी है, खसूसन एयरफोर्स की, JF थंडर की जो मार्केट है, उसमें बहुत जो है वो इजाफा हुआ, और दुनिया ने देखा कि कितने इफेक्टिव जहाज पाकिस्तान और चाइना ये मिलके बना रहे हैं। और सही। आई थिंक कि लेकिन हमने फिर बहुत ये अच्छा ये फैसला किसका था कि जब इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फंस गया और चाइना के खिलाफ उसको 50,000 एक्लेमेटाइज्ड सोल्जर्स की मिरर डिप्लॉयमेंट करनी थी, और उसके पास ऐसे एक्लेमेटाइज्ड सोल्जर्स नहीं थे, और 25 फरवरी 2021 को हमने उनके साथ सीज़ फायर कर लिया। जो हमारे साथ सरहद पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगे हुए फौजी थे वो उठाकर चाइना के खिलाफ डिप्लॉय कर दिए गए। ये किसका डिसीजन था? कोई चाइना का ऐसा इशू नहीं था कि चाइना को कोई पाकिस्तान की मदद तो नहीं चाहिए इंडिया के मुकाबले के लिए। नहीं, इंडिया चाइना को ने भी चाहिए हमें थी। कभी इस इंडिया तरह, के एक्लेमेटाइज्ड सोल्जर जो पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर था नहीं नहीं, उसको। कोई ऐसी बात नहीं थी। ना ही चीन को जो है वो, चीन ने हमें कहा कि एंगेजमेंट रखनी है, कुछ ऐसा नहीं रखना है। एक्चुअली चीन समेत तो पूरी दुनिया थी वो चाहती थी कि ये टेंशन जो है वो नीचे आए, सही। और अगर हम ये टेंशन को नीचे ना लाते तो उसके नतीजे में एक फुल फ्लैज वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती, जो इस रीजन के इंटरेस्ट में ही नहीं थी। और मेरा ये, और चूंकि 9 मिसाइल उस वक्त हमें बताया गया था कि हिंदुस्तान 9 शहरों को मिसाइल हिट करने का इरादा रखता है, जिस पर इमरान खान ने ये वार्न किया कि हर मिसाइल के जवाब में 3 मिसाइल जो है वो दागे जाएंगे। अच्छा। तो ये तो एक बहुत बड़ी जो है वो वार स्टार्ट हो जाती और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती। सो दुनिया का भी इंटरेस्ट ये था कि ये लड़ाई इससे आगे ना जाए, और पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट ये था कि लड़ाई इससे आगे ना जाए। सही।